नमस्कार दोस्तों, बुक ऑडियो पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मंथन रस्तोगी और आप सुनने जा रहे हैं फैयाज हुसैन जी का उपन्यास डिसीजन, मोहब्बत या मजहब। आज हम पढ़ेंगे डिसीजन का दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है फरहान का अलीगढ़ में दूसरा दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 17 अगस्त 2013 है। फरहान का एएमयू में दूसरा दिन। फरहान दूसरे ही दिन सोकर देर से उठा था। जल्दी जल्दी तैयार होकर डिपार्टमेंट पहुंचा। डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पर क्लास का शेड्यूल चिपका हुआ था। आज डिपार्टमेंट में थोड़ी ज्यादा भीड़ भाड़ थी। नोटिस बोर्ड को देखने के लिए ऐसे नोकझोंक हो रही थी जैसे मुहर्रम के जुलूस में बिरयानी की प्लेट लेने के लिए नोकझोंक होती है। फरहान ने बड़ी मुश्किल से क्लास शेड्यूल की फोटो खींची और सेमिनार हॉल में बैठकर उसे देखते हुए बुदबुदाने लगा। जुमे और शनिवार को 2 क्लास, सोम मंगल बुध को 3-3 और जुमेरात को 1 क्लास। आप एमए पॉलिटिकल साइंस में फ्रेशर हैं? फरहान के बगल में बैठे लड़के ने उससे पूछा। फरहान, हाँ यार, मैं शेड्यूल देख सकता हूं। नोटिस बोर्ड पर तो बहुत भीड़ थी और तुमने अपनी लंबाई का फायदा उठाकर आखिर फोटो ले ही ली। फरहान उस लड़के की तरफ देखकर हंस पड़ा। उसने शेड्यूल को देखते हुए कहा, यार मॉर्निंग की क्लास परेशान करेगी। और फरहान के कंधे पर हाथ रखकर हंस पड़ा। बाय द वे, आई एम हसन इमाम। आई एम फ्रॉम बिहार। फरहान को हंसी तो बहुत तेज आई थी और वो ठहाके मारकर हंसना चाहता था, पर सेमिनार हॉल में कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, जिससे फरहान को अपनी हंसी दबानी पड़ी और उसने हसन इमाम की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा आप बिहार से हैं? जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे तुम कहां से हो? हसन इमाम को मिले अभी 10 मिनट ही हुए थे और हसन इमाम आपसे तुम पर आ गए थे, जिसमें फरहान समझ गया था कि ये जनाब बहुत अनौपचारिक हैं और दोस्ती के लायक हैं, क्योंकि इनमें दिखावटीपन कम है, बनावटीपन कम है, बात को सीधा और स्पष्ट कहना जानते हैं, जो कि एक सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान होती है। फरहान ने अपनी कुर्सी को हसन की तरफ घुमाते हुए बोला, मैं झांसी का हूं, मेरा नाम फरहान है। हसन, ओ खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अच्छा, आपने उनके बारे में पढ़ा है? फरहान ने कहा, हां मैंने ये कविता पढ़ी है, शायद इसको लिखा है। और हसन अपने सिर को खुजलाने लगा। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। फरहान ने कहा, यार फरहान, मुझे यह कविता अच्छी लगती है, पर इस कविता में मुझे मर्दानी शब्द के प्रयोग से समस्या है। क्यों? आखिर एक महिला के लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग यह बताता है कि वीरता पर पुरुषों का वर्चस्व है, और जब कोई महिला वीरता का कार्य करती है तो उसे भी पुरुष के समरूप माना जाता है। हसन ने कहा, सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक महिला ही जो रचनाकार है, साहित्यकार है, एक महिला के लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग करती है, जो महिलाओं के प्रति महिलाओं के पूर्वाग्रह को दर्शाता है। फरहान ने हसन की आंखों में आंखें डालकर कहा, लगता है आप नारीवादी हैं। हसन ने गर्व से सिर ऊंचा करते हुए कहा, जी हां, आप सही कह रहे हैं। नारी सशक्तिकरण के सभी प्रयास, सभी कोशिशें पुरुषों ने की हैं। नारी उत्थान के आंदोलन को पुरुषों ने शुरू किया, पुरुषों ने नेतृत्व किया, और वहीं उस पर साहित्य सृजन कर रहे हैं। सभी धार्मिक ग्रंथ भी पुरुषों की सोच से भरे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, ईसा, गॉड, अल्लाह, सबके सब पुरुष हैं। ये नारी सशक्तिकरण के अभी तक के प्रयास मिथ्या हैं हसन साहब। फरहान ने कहा। तभी घंटी बजती है। फरहान ने सेमिनार हॉल की सामने वाली दीवार पर लगी घड़ी को देखा और अचानक चौंकते हुए कहा, हमारी क्लास है अभी 11:30 से, शायद रूम नंबर 23 में। फरहान, शेड्यूल में देखता हूं। हसन ने कहा, रुको रुको मैं देखता हूं। फरहान और हसन दोनों अपने अपने मोबाइल में शेड्यूल देखने लगे और एक साथ बोले, रूम नंबर 22। रूम नंबर 22 छोटा रूम था, जिसमें 40 बच्चों का एक साथ बैठना नामुमकिन था। फिर भी उसमें क्लास का शेड्यूल है। शायद डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट को मालूम था कि सभी बच्चे एक साथ क्लास करने नहीं आएंगे। क्लास में पहले से लगभग कुर्सियां भरी थीं। फरहान और हसन पीछे की 2 खाली कुर्सियों को देखकर उस पर बैठ गए। तेज गति में एक लंबे ऊंचे कद वाले, शर्ट पैंट से बाहर, बाहें लुटी हुई, शर्ट के आगे के 2 बटन खुले हुए,
तथा सिर पर बालों की कमी लिए एक शख्स क्लास में घुसे। सभी बच्चे खड़े हो गए। सिट डाउन। बच्चों को देखे बिना ही उन्होंने रजिस्टर खोलकर अटेंडेंस लेना शुरू किया। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 40। फरहान का रोल नंबर 11 था। अब फरहान को 2 पहचानें मिल चुकी थी अलीगढ़ में आते ही। एक तो इनरोलमेंट नंबर, दूसरा रोल नंबर। मानो किसी कैदी को कोई नंबर दिया गया हो और किसी कुली को बिल्ला नंबर। आई एम अकरम जैदी। मैं आपको मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाऊंगा। डू यू नो दैट व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी? पूरी क्लास के चेहरे घबराहट से लाल हो गए, मानो पॉलिटिकल साइंस की क्लास में प्रोफेसर ने ज्योमेट्री का सवाल पूछ लिया हो। कई पढ़ाकू दिखने वाले चेहरे अपनी नाकामी को छिपाने के लिए प्रोफेसर की तरफ देख ही नहीं रहे थे कि कहीं प्रोफेसर उनसे कुछ पूछ ना ले। फरहान ने हिम्मत जुटाते हुए कपकपाती आवाज में कहा, सर, पॉलिटिकल थ्योरी मीन्स द वे विच प्रोवाइड्स सॉल्यूशन टू द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। वेरी गुड, सिट डाउन। और फिर प्रोफेसर जैदी ने शुरू किया। पॉलिटिकल। प्रोफेसर की आवाज से ज्यादा शोर गोल उनके जूते कर रहे थे। वह पूरी क्लास में दरवाजे से खिड़की तक जाते और फिर वापस आते थे तथा जो कुर्सी उनके लिए थी उसको हर बार अपने रास्ते से हटाते, जिससे उनके जूतों और उस कुर्सी के मिले जुले शोर ने प्रोफेसर की बात को समझने में बड़ी मुश्किल पैदा की। तभी अचानक घंटी बजी और पूरी क्लास चौंक उठी। सभी बच्चों के चेहरों पर खुशी छा गई। क्लास खत्म होने की इतनी खुशी तो नर्सरी के बच्चों के चेहरे पर देखने को मिलती है। आज ये महसूस हुआ कि बच्चा चाहे नर्सरी का हो या एमए का, छुट्टी की खुशी एक जैसी होती है, सभी के लिए और एक समान रूप से जरूरी। आज जुमेराज है और एक ही क्लास है हमारी, हसन ने क्लास से निकलते हुए कहा। क्लास के बाहर वाली गली में काफी भीड़ भाड़ थी। पीछे से आवाज आई, फरहान मियां, अकेले अकेले कहां चल दिए? फरहान को आवाज पहचानी सी लगी। अरे हाँ, ये तो जानिब है। कैसे हो जानिब भाई? अच्छा हूं। आज तो पॉलिटिकल ही समझ आया, थ्योरी कहां गुम हो गई, जूतों और चेयर की आवाज में पता ही नहीं चला, जानिब ने कहा और सभी हंस पड़े। ये हसन इमाम है, फरहान ने हसन को जानिब से मिलाते हुए कहा, और ये जानिब मियां है, पहली क्लास में पहले दोस्त। हसन ने जानिब की तरफ हाथ बढ़ाते हुए फॉर्मेलिटी से कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी, जानिब ने हसन से हाथ मिलाते हुए कहा। चलो यार, लाइब्रेरी कैंटीन पर चाय पीते हैं। फरहान ने हसन और जानिब के गले में हाथ डालकर दोनों को चलने के लिए खींचा। फरहान, आपका और मेरा हॉल एक ही है, आज हॉस्टल के लिए प्रोवोस्ट ऑफिस चलते हैं, जानिब ने थोड़ा दुखी होकर कहा। आप लोग बाहर रहते हैं, मैं तो साउथ हॉल में एक सीनियर के साथ रहता हूं। हसन की आवाज में सीनियरिटी थी। पर कोई नहीं, मिल जाएगा, रूम प्रोवेस्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे या फिर किसी सीनियर की मेहरबानी। बात करते करते तीनों लाइब्रेरी कैंटीन पर आ गए। जगह जगह झुंड बनाए खड़े हुए लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। फरहान, हसन और जानिब भी चाय लेकर एक झुंड बनाकर खड़े हो गए। अलीगढ़ की खूबसूरती तो इन नकाबों और बुर्काओं से है। ये खूबसूरत चेहरे बिना देखे ही कितने खूबसूरत हैं, जानिब ने लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। यार जानिब, नकाब और चेहरों से एक शेर याद आ गया, इजाजत हो तो सुनाऊं? इरशाद इरशाद, जानिब और हसन एक साथ बोल पड़े। फरहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तेरे सुर्ख लबों से समंदर भी भीख मांगे है, कोई कतरा कभी मेरे भी हिस्से में आए है, हवा भी तड़प कर चूम लेती है गालों को, जब भी बेनकाब तेरे गालों को हवा पाए है। वाह वाह जनाब, आप तो शायर निकले, वो भी उम्दा, जानिब ने अपने दांत दिखाते हुए कहा। जब वो हंसता है तो उसके सारे दांत दिख जाते हैं। हसन ने आधा झुकते हुए कहा, क्या बात क्या बात क्या बात। पर जानिब भाई, आप किसी महिला के बारे में कैसे ऐसी बात कर सकते हैं जो उसको वस्तु के रूप में दिखाती हो? हसन ने विद्वानता के भाव को अपने चेहरे पर लाते हुए कहा। जानिब के चेहरे पर अचानक से मायूसी सी छा गई। महिला वस्तु मतलब मैं कुछ समझा नहीं। हसन साहब, आप इतनी मुश्किल हिंदी जानिब भाई से मत बोलिए, ये बेचारे जम्मू कश्मीर से हैं। हसन को उर्दू कम ही आती है, वे हिंदी या अंग्रेजी में ही बात करते हैं। फरहान ने जानिब को समझाते हुए कहा, हसन साहब खुद को फेमिनिस्ट मानते हैं और आपकी नकाब बुर्का चेहरे वाली बात को मॉडिफिकेशन ऑफ वुमेन के तौर पर देखते हैं।
जानिब ने अपने होठों को आपस में दबाते हुए सिर हिलाया और बिना कुछ बोले चाय पीने लगा। शायद जानिब विमेन एम्पावरमेंट जैसे विद्वतापूर्ण मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता था। तभी हसन ने फरहान की ओर देखते हुए कहा, मुझे आपत्ति आपके शेर से भी है, जो कि महिलाओं के वस्तुकरण को बढ़ावा देता है जो स्वीकार योग्य नहीं है। फरहान ने हसन के नारीवादी होने का सम्मान करते हुए कहा, मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूं, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। फरहान साहब, हॉल भी तो चलना है हॉस्टल के लिए, जानिब ने कहा। हाँ। अच्छा हसन भाई, आप फ्री हो तो चलिए, एमएम हॉल घुमाकर लाते हैं, फरहान ने कहा। हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं, हसन ने कहते हुए पर्स निकाला और पैसे देने लगा। जब तक फरहान और जानिब काउंटर का पहुंचते हसन पैसे दे चुका था। इट इज नॉट गुड, पेमेंट मैं करता, जानिब ने कहा। कोई नहीं, अगली बार आप ही कर लेना, हसन ने आगे चलने का इशारा करते हुए कहा और तीनों ठहाका मारकर हंसते हुए एमएम हॉल की तरफ चल दिए। एमएम हॉल के मेन गेट के सामने सड़क टूटी हुई थी, लेकिन जैसे ही आप मेन गेट के अंदर आ जाते हैं तो एक लंबी सड़क प्रोवोस्ट ऑफिस तक जाती है। उसके आसपास लगे लाइट के खंभे सड़क को और भी खूबसूरत बना देते हैं। लगभग 600 मीटर लंबी सड़क के दाहिने हाथ पर 300 मीटर पर कैंटीन और लगभग 400 मीटर पर बाएं हाथ पर मस्जिद ने नमाज और नाश्ते को आसन बना दिया होगा। मस्जिद के सामने का मैदान मस्जिद की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता था। ये हालात तब थे जबकि अभी हॉल की घास को काटा जा रहा था। लगभग 1-2 फीट ऊंची घास को काटने में कई लोग लगे हुए थे। घास को अपने में समेट हॉल जब इतना सुंदर था तो साफ सुथरा और घास काटने के बाद हॉल कितना प्यारा लगेगा, यह सोचकर फरहान का मन रोमांच से भर आया। प्रोवोस्ट ऑफिस पर पहले से ही जमावड़ा था और चपरासी से पूछने पर फरहान को पता चला कि आधे से ज्यादा भीड़ हॉस्टल को लेकर ही यहां बैठी हुई है। जब चपरासी को बार बार हॉस्टल के लिए कहा तो उसने फुकरान भाई के नाम पर अपनी बला को टाल दिया। फरहान, जानिब, हसन फुकरान भाई की चेयर पर पहुंचे तो वह वहां नहीं थे। उनकी टेबल कुर्सी को घेरे हुए पहले से ही बच्चे खड़े थे। फुकरान भाई कहां हैं? जानिब ने पूछा। अल्लाह कसम, हम भी यही पूछ रहे हैं बहुत देर से भाई, किसी ने कहा और सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। जानिब भी भीड़ में अपने को छिपाते हुए हंसने लगा। हटो, कोई निकलने दो, हटिए जनाब, कहते हुए फुकरान भाई अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। उन्होंने एक बार सबकी तरफ देखा और नीचे गर्दन करते हुए कहा, हॉस्टल वाले अगले वीक आए, पर किसी को कुछ भी साफ समझ नहीं आया। फुकरान भाई उठे और बाहर जाकर वॉश बेसिन में पान थूक कर वापस आकर बैठते हुए कहा, हॉस्टल वाले अगले वीक आइए, और जो एक्सटर्नल हैं उन्हें अगले महीने हॉस्टल मिलेगा, अभी नहीं। इतना कहकर वे मेज पर रखी फाइल को पलटने लगे। उन्हें उस फाइल से कोई काम नहीं था, फिर भी सामने खड़ी भीड़ को नजरअंदाज करने के लिए वे खुद को फाइल में व्यस्त दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्हें टेबल के आगे से भीड़ कम होती हुई दिखाई नहीं दी तो वे खुद ही उठकर चल दिए। कुछ बच्चे उनके पीछे पीछे चलने लगे। छोड़ो यार, बाद में देखते हैं, मुझे लगता है कि अभी हॉस्टल नहीं मिलेगा, जानिब ने मायूसी से प्रोवोस्ट ऑफिस के सोफे पर बैठते हुए कहा। मैं किसी सीनियर से बात करके देखता हूं, शायद काम बन जाए। हां यार, देखना बाहर चुंगी पर बहुत मच्छर हैं और बड़े बड़े भी, फरहान ने तंज के अंदाज में कहा। चलो बाहर चलकर बैठते हैं जानिब और फरहान साहब, कैंटीन पर कुछ खाते पीते हैं, हॉस्टल तो मिल जाएगा पर उदासी से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तीनों उठकर चल दिए। तभी जानिब ने होटल जाने की इजाजत मांगी। फरहान तथा हसन एमएम हॉस्टल की कैंटीन पर मिलकर बैठ गए। कुछ खाओगे फरहान? बिल्कुल खाऊंगा, पहले देख तो लो क्या है। छोटू यहां आओ, हसन ने कैंटीन पर काम कर रहे छोटे लड़के को बुलाया। जी डॉक्टर साहब, बताइए, लड़के ने दबी आवाज में पूछा। खाने में क्या है? खाने में तो कुछ नहीं है, नाश्ते में बहुत कुछ है, हसन ने हंसते हुए कहा। क्या है? ऑमलेट, स्लाइस ऑमलेट्स, 75 समोसा, ब्रेड और। अच्छा ठीक है, हसन ने फरहान की तरफ देखा। मैं तो समोसा ले लूंगा 2, हसन ने लड़के को ऑर्डर दिया। 2 समोसे, 1 ऑमलेट, 4 स्लाइस और 2 चाय। लड़का ऑर्डर को बिना नोट किए ही चला गया। शायद उसकी मेमोरी अच्छी थी या फिर उसे पता था, उसने जो बताया है उसमें से यही 2 चीजें हैं नाश्ते में।
हसन यार, ये तो चाइल्ड लेबर हुई। इस बच्चे की उम्र ही क्या होगी, मुश्किल से 9-10 साल। फरहान ने चेहरे पर गुस्सा और हताशा का भाव लाते हुए कहा। सही कहा फरहान तुमने, ये सब पूंजीवाद के कारण है। मेरा मानना है कि बाल श्रम पूंजीपतियों का बनाया हुआ उपकरण है, जिससे वे अपने लिए सस्ते और किफायती दास तैयार करते हैं। पर मुझे लगता है बाल श्रम का कारण गरीबी और अज्ञानता है। गरीबी के कारण माँ बाप बच्चों को काम पर लगा देते हैं और अज्ञानता के कारण वे शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। गरीबी और अज्ञानता, उफ। हसन ने गहरी सांस ली और थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, फरहान, ये गरीबी और अज्ञानता भी तो पूंजीवाद की उपज है। फरहान समझ गया था कि हसन इमाम हर समस्या की जड़ में पूंजीवाद को खोज रहे हैं। निश्चित रूप से मार्क्सवादी हैं। मतलब आप मार्क्सवादी हैं? फरहान ने हसन से कहा। जी साथी लाल सलाम, मैं तो मार्क्सवादी हूं। अच्छा, तो आप नारीवादी हैं और मार्क्सवादी? मतलब आप मार्क्सवादी नारीवादी हैं या फिर मार्क्सवादी और नारीवादी पृथक पृथक हैं? हसन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और फिर खुद को कुर्सी पर एकदम सीधा करते हुए शायद वह फरहान पर दबाव बनाना चाहता था। मैं मार्क्सवादी और नारीवादी अलग अलग हूं। फरहान समझ गया था कि हसन इमाम की पर्सनैलिटी मल्टी डायमेंशनल है। वे फिजिकली तो एक है, पर उनकी पर्सनैलिटी में कई आइडियोलॉजी शामिल हैं। एक तरफ तो मार्क्सवादी और दूसरी तरफ फेमिनिस्ट होना किसी अजूबे से कम नहीं था। फरहान ने समोसों तथा हसन ने स्लाइस ऑमलेट पर ध्यान लगाया, जैसे कोई हठयोगी तपस्या में लीन हो गया हो। वैसे भी भूखे पेट की आग बड़े बड़े संवेदनशील मुद्दों को पीछे धकेल देती है। पहले पेट पूजा, उसके बाद दुनिया की बात। जैसे ही स्लाइस ऑमलेट के 1-2 लुक में हसन के पेट में गए, हसन ने ऑमलेट स्लाइस से अपनी नजरों को हटाते हुए फरहान की तरफ देखा और मुंह में लुकमा लेते हुए कहा, फिलहाल एक क्रांति की जरूरत है और सब कुछ सही हो जाएगा। क्रांति? फरहान ने कहा। जी, वर्तमान व्यवस्था को बदलने के लिए आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, जो क्रांति से ही संभव है। हसन ने स्लाइस ऑमलेट का आखिरी लुकमा मुंह में रखते हुए एक हाथ से हाथ को साफ किया। फरहान अभी भी एक ही समोसे में उलझा था। हसन ने फरहान से कहा, कैन आई हेल्प यू टू फिनिश योर समोसा? फरहान ने मजबूरी में सिर हिलाया, श्योर। और हसन ने 2 लुकमे में समोसा भी चट कर दिया। फरहान इतना तो समझ गया था कि आगे से श्योर कहने से पहले एक बार सोच लेना है, नहीं तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। दोनों ने हाथ साफ किए और फरहान ने कहा कि अब रूम चलते हैं। काफी थक गया हूं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हमारी दोस्ती खूब जमेगी। कल क्लास में मिलते हैं। हसन ने यह कहते हुए हाथ बढ़ाया और दोनों हॉल से बाहर निकले। फरहान ने रिक्शा लिया और चुंगी की तरफ रिक्शे पर बैठकर अलीगढ़ की सड़कों, बिल्डिंग्स, लड़के लड़कियों और भीड़ भाड़ को निहारने लगा। अभी तक आप सुन रहे थे फैयाज हुसैन जी का उपन्यास डिसीजन, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। आगे की कहानी जानने के लिए बुक ऑडियो पर बने रहिए।